क्लास बोर्ड पे चलिए। सो गाइस एक सिंपल सी बात है, स्ट्रेन आपको पता है, स्ट्रेस आपको पता है, उन दोनों का रेशियो जो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी आपको पता है, ठीक है। सो ये तीन चीजें पता होने के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कर्व सिखाया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से भी आए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं पिछली तीन चीजें जो मैंने कराई उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और दो क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, एक पूरा जितना अब तक कराया वो और एक आज की क्लास में जो कराऊंगा वो। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों को बनने वाले, एक वहां से और एक यहाँ से। क्लियर है? चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए करने के वाले मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका मतलब ये है कि मान लो, बातें मत करना है, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मान लो कि मैंने ना एक वायर को ऐसे, कोई मेरे पास हो सकता है कोई वायर है क्रेन पे लगी हुई है ना, हो सकता है। आप लोगों को पता है इसकी कुछ ओरिजिनल लेंथ L है, और अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रेस लगाऊंगा तो आपको पता है इसकी लेंथ में बोलो क्या आएगा, चेंज। जो चेंज आता है उसी को तुम लोग क्या बोलते हो, स्ट्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो उसको, है ना, डेल्टा एल डिनोट करके होता है स्ट्रेन। अब मेरी बात सुनो क्लास प्लीज, अगर बच्चों में कोई बात बताओ, हाँ भाई पीछे, अगर मैं इसके ऊपर धीरे धीरे लोड को बढ़ाता चलूं, जैसे कि जिम में आपने देखा होगा प्लेट्स होती है इस तरीके की, ऐसे सपोज करना है कि एक के बाद एक प्लेट को बढ़ाता चल रहा हूं, मतलब इसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, लोड बढ़ाता जा रहा हूं। मतलब क्या बढ़ता जा रहा है, बोलो स्ट्रेस, इसके ऊपर जोर बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो मुझे बताइए जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो इसके ऊपर क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेन माने चेंज हुआ है, स्ट्रेस माने जो उसके ऊपर फोर्स लगा, बोला है कि नहीं। तो हमें वो ग्राफ बनाना है, हमें वो ग्राफ बनाना है जिसमें जब स्ट्रेस बढ़ रहा था तो स्ट्रेन कैसे बढ़ रहा था। समझ में आ रही बात? जब स्ट्रेस बढ़ रहा था तो स्ट्रेन कैसे बढ़ रहा था, उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि मटेरियल्स कैसा बिहेव करते हैं जब उनके ऊपर स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता है, तो स्ट्रेन किस तरीके से उनका चेंज होता है। इस कर्व के अंदर हम ये सीखेंगे। तो बताइए सब बच्चे, इस कर्व में हम क्या सीखेंगे। इन दिस कर्व वी विल डिस्कस अबाउट द चेंज इन द स्ट्रेन, चेंज इन द स्ट्रेन व्हेन वी इंक्रीज द, व्हेन वी चेंज द स्ट्रेस ऑन द बॉडी। जब बॉडी पे स्ट्रेस को बदला जाएगा तो स्ट्रेन कैसे बदलेगा, इस चीज को हम इस ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ, ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए कि हम ड्रॉ करते हैं, दो चीजें ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक्सिस बना लेते हैं, थोड़ा सा क्योंकि एक ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं। अरे ग्राफ बनाना अच्छे से बना लेते हैं। चलिए क्लास बोर्ड में ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरे पास ए एक्सिस है, ये मेरे पास एक और एक्सिस है। यहाँ पर बच्चों मैं क्या लेता हूँ बच्चों, स्ट्रेस, ये एक्सिस स्ट्रेस एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस बोलो क्या है, स्ट्रेन एक्सिस है। बिल्कुल चुपचाप सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मजा आएगा आपको समझने में। आप लोगों को हुक्स लॉ याद है? हुक्स लॉ में क्या पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ये कहते हैं, हुक्स लॉ को समझिएगा बच्चों, ये मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है। हुक्स लॉ कहता है अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर, जब तक हम इलास्टिक लिमिट के अंडर है। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है तो वो आप लोगों को पता है भाई, आपको पता है कि कोई भी बॉडी एक सर्टेन फोर्स तक तो ऐसा है कि अगर वो फोर्स हटा दिया जाए तो वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लेगी। बट अगर फोर्स उससे ज्यादा हो गया तो फिर आपको पता है कि वो क्या हो जाएगी, वापस से पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाएगी। जैसे उसकी चेयर टूट गई थी, सो एक सर्टेन फोर्स से मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया था तो वो इलास्टिक लिमिट खत्म होगी और वो सीधा सीधा से टूट गई, वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पाई। समझ क्या चल रहा है भाई? चाबी क्या करेगा, जो कहीं जाना है जब तक ले लियो ना है। मैं ही कह रहा हूँ क्लास प्लीज यार, ये कहते हैं कि अंडर द इलास्टिक लिमिट, जब तक इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है। इलास्टिक लिमिट आपको पता है क्या, इसकी इलास्टिक लिमिट इतनी कि कितना मर्जी फोर्स लगा दूं ये हमेशा इलास्टिक रहेगा। कैसा लगता है कि इसकी इलास्टिक लिमिट इनफाइनाइट है? सर कुछ फोर्स के बाद तो सर ये इलास्टिक रहेगा ही नहीं, कुछ फोर्स के बाद से टूट जाएगा सर, ये प्लास्टिक बन जाएगा। ठीक है जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, ये ले लो चेयर। हाँ भाई क्लास प्लीज बोर्ड पे
मैंने क्या बोला? क्लास देखिए बोर्ड पे, क्या ये जो स्केल मेरे हाथ में है क्या ये हमेशा इलास्टिक रहेगा? नहीं सर, एक लिमिट है, तब तक अगर आप फोर्स उससे कम रखेंगे तो ये छोड़ोगे, वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं कर पाएगा, वापस नहीं आएगा ना, टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो वो होती है इसकी इलास्टिक लिमिट। क्या होती है बोलो? तो ये कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट के भीतर हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बोलो, मतलब जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा बोलो क्या पैदा होगा? स्ट्रेन। मैं इसके ऊपर जितना ज्यादा स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना ज्यादा इसके ऊपर बोलो क्या पड़ रहा है? स्ट्रेन पड़ रहा है। सो हाइयर द स्ट्रेस हाइयर विल बी द स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनल चलते हैं, जो चीज जब प्रोपोर्शनल चलती है इसका मतलब क्या होता है? जरा सब बच्चे बताना, अगर जीरो स्ट्रेस तो जीरो स्ट्रेन, अरे इसके ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं है तो कोई स्ट्रेन भी नहीं होगा। किसी वायर के ऊपर कुछ लटक ही नहीं लगा भाई, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी स्ट्रेन। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो शुरुआत ध्यान रखिएगा बिल्कुल ऐसे आएगी प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई, ये लाइन कैसी आई है? बोलो सीधी लाइन आई है। सीधी लाइन कहना ये चाहती है, लगी नहीं सीधी? सीधी लाइन आई भाई। ये सीधी लाइन क्या बोलना चाहती है? दैट स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ बिल्कुल प्रोपोर्शनली वैरी करता है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली वैरी करता है। जितना स्ट्रेस बढ़ता है उतना स्ट्रेन बढ़ता है, कुछ इस तरीके से चेंजेस आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यूं तो ना बोले कि जितना स्ट्रेस जितना स्ट्रेन, हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन प्रोपोर्शनली चेंज होता है। ये बात तो क्लियर है? नहीं समझे मेरी बात? क्लियर है? अब क्या होता है ना बच्चों, एक पॉइंट के बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये पॉइंट हम कुछ इस तरीके से मान लीजिए, इसके बाद ये ग्राफ में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ध्यान से देखना यार। इस ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसमें मैं बताता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये पॉइंट ए पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है। बातें करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बता रहा हूँ। इस ग्राफ से, और इस ग्राफ से एक क्वेश्चन बनता ही है, तुम लोगों ने मस्ती करी ना, पता ही नहीं लगेगा मैं किस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस ए पॉइंट को बोलते हैं बच्चों प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ढंग से सुनिएगा सारी बातें। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इस बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस को बढ़ाया, देखो ना ये वाला एक्सिस स्ट्रेस वाला एक्सिस है। पहले स्ट्रेस था 10 न्यूटन का, इधर भाई आशीष पहले स्ट्रेस था 10 का, तो स्ट्रेन इतने का था, देखो 10 पे इतने का था, फिर तुमने और स्ट्रेस बढ़ाया और स्ट्रेन बढ़ गया, और स्ट्रेस बढ़ाया और स्ट्रेन बढ़ गया। ये स्ट्रेस एक्सिस है, ये वाला स्ट्रेन एक्सिस है। जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही बोलो क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। एग्री करते हो कि नहीं करते? लेकिन हमने एक बात पाई कि स्ट्रेस और स्ट्रेन बिल्कुल डायरेक्टली वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ। ओ ए पॉइंट तक, कहां तक बोलो? ए पॉइंट तक। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। लेकिन उसके बाद में ए से बी तक ये लाइन जो था ना, ये जो वेरिएशन था ना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन बिल्कुल डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बी पॉइंट तक अगर मैंने वापस से स्ट्रेस को हटाना शुरू करा तो स्ट्रेन वापस से हटना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये कि इस बी पॉइंट तक बॉडी इलास्टिक रहती है। लेकिन क्या फर्क है ए तक में और बी तक में? जरा बताओ। ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे वेरी करते हैं? बिल्कुल डायरेक्टली, बिल्कुल एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है। लेकिन ए से बी के बीच में क्या हो रहा है पता है आप लोगों को? थोड़ा सा ग्राफ ना ऐसा हुआ, इसका मतलब स्ट्रेस कम बढ़ा, स्ट्रेन थोड़ा सा बोलो क्या बढ़ा? ज्यादा बढ़ा। देखिए ना ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है और स्ट्रेस को थोड़ा हम कम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस एक्सिस पे स्ट्रेन है। तो मेरी बात को समझिएगा, बी पॉइंट तक मतलब कि इस पॉइंट तक, मैं इसको थोड़ा सा खींच देता हूँ इस लाइन को, ये वाले पॉइंट तक इतने स्ट्रेस तक, देखो इतने स्ट्रेस तक, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। कि भैया इतने स्ट्रेस तक कोई दिक्कत नहीं है। इतने स्ट्रेस तक अगर आपने फोर्स हटाना शुरू कर दिया, मतलब कि आप लोग यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हो स्ट्रेस को, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट, और धीरे धीरे इसका बोलो क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। हमने पाया शुरू में जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे थे प्रोपोर्शनली, उतना ही बोलो क्या बढ़ रहा था? स्ट्रेन बिल्कुल डायरेक्ट गया किसी एक पॉइंट तक, इसको हमने प्रोपोर्शनल लिमिट बोला। उसके बाद हमने पाया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन वैरी तो बढ़ तो रहे उसके साथ, लेकिन स्ट्रेट नहीं बढ़ रहे, थोड़ा सा कर्व लीनियर नहीं रहा। अब कर्व लीनियर नहीं रहा, थोड़ा सा ऐसा हो गया। लेकिन बी पॉइंट तक हमने एक चीज पाई कि जब भी आप स्ट्रेस को कम करते हैं, स्ट्रेन भी साथ के साथ बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब बॉडी अभी तक इलास्टिक रहती है। बॉडी अभी तक बोलो क्या रहती है? इलास्टिक। का मतलब क्या होता है कि जब फोर्स लगाओगे तो चेंजेस आएंगे, और फोर्स हटाओगे तो वापस से चेंजेस रिवर्ट हो जाएंगे। यही तो बॉडी का मतलब होता है, इलास्टिक बॉडी का। अरे नहीं यार, तो बी पॉइंट तक का ऐसा होता है। लेकिन बच्चों अब बड़ी जरूरी चीज, जैसे ही आपका स्ट्रेस बी वाले से ज्यादा होता है, इस पॉइंट से ज्यादा होता है, अब बॉडी कहां पहुंच रही है? इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर रही है। इलास्टिक लिमिट बोलो क्या कर रही है? बहुत जरूरी चीज है, ढंग से नजरें बनाइए रखिएगा। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। जैसे ही बॉडी कौन सी इसको क्रॉस करती है बोलो? इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करती है। अब क्या होता है? अब एक ग्राफ कुछ इस तरीके से वैरी करता हो जाता है।
ध्यान से देखना, कुछ ऐसे समझना मेरी बात को। अब आप कहेंगे सर इतना ऊपर कहाँ चला गया, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका पूरा जो नेट ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है, ये फाइनल ग्राफ है, बस खत्म हो जाता है इसका। ध्यान देना, ये वाला पॉइंट हमारा डी पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है बोलो, डी पॉइंट है। और कहते हैं कि इस बी से डी पॉइंट के बीच में ये बॉडी अब इलास्टिक है ही नहीं, ये बॉडी अब इलास्टिक है, तो कैसी बॉडी बन चुकी है, प्लास्टिक बन चुकी है। समझाते हैं सर, हाँ एक सेकंड अभी समझाते हैं। तो कहाँ गया, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर देखते हैं। क्लास प्लीज बोर्ड पे। ये बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट। जैसे ही आपका स्ट्रेस इससे ज्यादा हुआ, स्ट्रेन भी इससे ज्यादा हो गया, और जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं, किसी बॉडी पे आपका स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो गया है, अब आप एक बात समझ लीजिए, वो प्लास्टिक रीजन में एंटर कर चुका है। मतलब कहानी ये है कि बी पॉइंट के बाद अगर आपने स्ट्रेस को हटाया भी, आपने प्लेट्स कम भी करने की कोशिश करी, तो स्ट्रेन अब कम ऐसा नहीं होता बच्चों की आप लोग ये सोचे कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान देना बच्चों। अब इसके बाद आप ये सोचे कि जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी टूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद एकदम नहीं टूटती है। इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई, आपने उसके बाद फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेन और बढ़ने लगता है। लेकिन बस बात ये रह जाती है कि जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है, इसके बाद अगर आप स्ट्रेस को हटाते भी हैं तो भी बॉडी वापस अपनी पोजीशन को रिवर्ट। तो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट मान लो ये इसकी इलास्टिक लिमिट है, ध्यान देना बच्चों, ये इसकी बोलो क्या है, इलास्टिक लिमिट। मैंने इसको और क्रॉस कर दिया, अब मैंने और फोर्स बढ़ा दिया। अब पता है क्या है, अब अगर मैं फोर्स हटा भी दूंगा ना तो ये वापस अपनी जगह पे अभी ऐसे मुड़ी की मुड़ी रह जाएगी। कैसे रह जाएगी बोलो, मुड़ी की मुड़ी रह जाएगी। ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो बॉडीज की हम बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, आपसे पूछूंगा, मैं ध्यान रखना, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बच्चा मोबाइल चलाता हुआ दिख रहा है, आज पिटाई करूंगा और इसके आंसर नहीं मिलेगा मुझे बताने के बाद, समझाने के बाद। पॉइंट्स पूछूंगा इस रीजन में क्या होता है, उस रीजन में क्या होता है, इसको ढंग से सुन लेना। तो आज ये इससे तुम्हारी इलास्टिक लिमिट बात करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ए पॉइंट तक बोलो क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ए से बी के बीच में क्या बॉडी इलास्टिक नहीं रहती, क्या बताओ, रहती है सर। बस ये है कि वेरिएशन लीनियर नहीं रहता सर। तो बी तक भी बॉडी बोलो क्या रहती है, इलास्टिक रहती है सर। लेकिन जैसे ही बी के फालतू स्ट्रेस होता है, इससे ज्यादा स्ट्रेस होने के साथ ही अब बॉडी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुकी है। और इसका क्या सेंस निकल के आता है नितिन, इसका सेंस ये निकल के आता है सर, अब ये प्लास्टिक रीजन में जा चुकी है। मतलब अगर आपने अब स्ट्रेस हटाया भी ना तो भी स्ट्रेट रिवर्ट। अभी तो जैसे मैं इसके ऊपर स्ट्रेस को लगाता हूँ, हटाता हूँ, वापस आ जाती है। ये अंडर द इलास्टिक लिमिट है। सारा खेल बोलो क्या अंडर था, अभी तक मैं अंडर द इलास्टिक लिमिट। जैसे ही मैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाऊंगा, जिस जगह पर एक दूसरी जगह पे रह जाएगी, चाहे फोर्स को हटा देना, चाहे फोर्स को हटा देना, वो परमानेंटली अब चेंज हो चुकी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वापस से स्ट्रेस हटाने के बाद भी स्ट्रेन रिकवर नहीं होगा। तो आपने ना इसके बीच में एक पॉइंट लिया, सी पॉइंट, और यहाँ पर ना क्या करा, ये रैंडम कोई सी पॉइंट लिया और यहाँ पर ना स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करी। थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ हल्का सा, यहाँ पर कहीं पर आपने सी पॉइंट लिया और देखा कि उसके बाद में स्ट्रेस को कम भी करता हूँ तो आपने पाया कि वो कम नहीं हो रहा। तो ये वाला पॉइंट आपको पता लगता है कि प्लास्टिक पॉइंट आजकल वैसे इस सी पॉइंट पे बस रैंडमली चेक करा गया है। इसी पॉइंट वैसे कुछ नहीं है, बी पॉइंट है और मेन बोलो क्या है, डी पॉइंट है। ये डी पॉइंट क्या पॉइंट होता है, किसी को पता है? नहीं, डी पॉइंट इज नॉट द फ्रैक्चर पॉइंट, इट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये क्या है बोलो, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। जैसे इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, या इसी को बोला जाता है यील्ड पॉइंट भी, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट भी। यील्ड पॉइंट बोलते हैं या इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, और करके बोल सकते हो, बोलो क्या, इलास्टिक लिमिट। दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। मतलब इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद अगर स्ट्रेस और बढ़ा दिया तो बॉडी वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं करेगी, इसके अंडर रिटेन कर लेगी भाई, ठीक है। अब जो डी पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब कि ये वो लास्ट पॉइंट होता है जिस तक बॉडी टूटती नहीं है, बस जिस तक बॉडी। और सी पॉइंट क्या है, ये सी पॉइंट ना बस बच्चों ऐसे है कि हमने किसी पर्टिकुलर सी पॉइंट पे ना, किसी पर्टिकुलर सी पॉइंट पे हमने बॉडी के ऊपर देखा कि स्ट्रेस को हटा के देखते हैं तो हमने पाया कि स्ट्रेन रिवर्स नहीं हुआ। तो ये बताता है कि ये प्लास्टिक पॉइंट बन चुका है। इसके पूरा रीजन बीच का बोलो कैसा रीजन है, प्लास्टिक रीजन। कैसा रीजन है बोलो, मैं लिख देता हूँ कि ये पूरा का पूरा रीजन बोलो कैसा है, प्लास्टिक रीजन है। पूरा बी से लेकर डी तक का प्लास्टिक रीजन है। तो प्रॉब्लम है क्या बताओ जरा। अब डी वाला पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, मतलब कि यहाँ तक भी बॉडी टूटी नहीं है, लेकिन बॉडी में एक बदलाव तो हो चुका है कि अगर बॉडी पे आप स्ट्रेस हटाएंगे तो भी स्ट्रेन वापस नहीं होगा। लेकिन डी के बाद क्या होता है, अब डी पॉइंट अगर अटेन हो गया है, इसके बाद बॉडी पे आप चाहे स्ट्रेस बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, अगर डी पॉइंट अटेन हो गया, अब ये सीधा बोलो क्या होगी, थोड़ी सी लास्ट में हल्की सी और खींचेगी और बॉडी टूट जाएगी। जैसे कि कभी आप लोगों ने रबड़ को टूटते हुए देखा लास्ट पॉइंट पे, रबड़ लास्ट पॉइंट पे ऐसे टूटती है कि आप उसके ऊपर से बिल्कुल ढीला भी छोड़ देंगे ना तो आखिरी पॉइंट पे ऐसे करके टूट जाती है।
कभी आपने अरे रबड़ को मतलब वो वाली रबड़ में जो बालों में लगती है पतली सी रबड़ होती है, अगर उसको आपने ऐसे खींच के तोड़ा हो या बहुत कोई गल गई रबड़ धूप में रख दिया आप लोगों ने, तो वो ऐसे जब टूटती है ना तो आखिरी में ऐसे हल्की सी खींचती है और फिर वो लास्ट में क्या होती है, टूट जाती है। मतलब किसी भी बॉडी के लास्ट में जब फ्रैक्चर पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, तो उसके बाद ये वाला पॉइंट जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, इसका तो मतलब ये हो जाता है कि अगर आप इसके बाद स्ट्रेस बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ चुकी है तो इसके बाद समझ जाइएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है लास्ट पॉइंट भैया। इसके बाद तो बॉडी टूटनी बिल्कुल है ही, इसके बाद टूटेगी, थोड़ी सी खिंचेगी, थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ेगा और बॉडी ई पॉइंट पे आके बोलो क्या हो जाएगी, बॉडी ई पॉइंट पे आके बोलो क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्चर। तो किसी भी मटेरियल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से वैरी करेगा। लेकिन एक बात सोचिएगा, 2 मिनट की चीज और समझनी है, मतलब 5 मिनट मैक्सिमम मान लो, उसका मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब दोबारा समझिएगा ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। ये ग्राफ से हमने ऐसे बनाया कि हमने एक वायर के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर, लाइन कहाँ चलेगी, एक मटेरियल के ऊपर हमने धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाया और स्ट्रेन को नोट किया कि स्ट्रेन कितना बढ़ रहा था। तो शुरू में तो पाया कि जब स्ट्रेस बढ़ा तो साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ा और बिल्कुल प्रोपोर्शनली डायरेक्टली बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद हमने क्या पाया कि वो लीनियर बदलने की बजाय थोड़ा सा नॉन लीनियर तरीके से बढ़ा, थोड़ा सा कर्व तरीके से बढ़ा। लेकिन हमने ये पाया कि इस बी पॉइंट तक तो ऐसा था कि अगर मैं इससे नीचे नीचे स्ट्रेस रखता हूँ तो जब भी स्ट्रेस को मैं कम करता हूँ स्ट्रेन भी साथ साथ बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन जैसे ही बी पॉइंट क्रॉस हुआ सर, उसके बाद अगर मैंने स्ट्रेस को घटाने की भी कोशिश करी तो स्ट्रेन वापस नहीं हुआ, क्योंकि सर बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट खो चुकी है। उसकी लास्ट इलास्टिक लिमिट थी, उसके बाद प्लास्टिक रीजन में एंटर कर चुकी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये कहाँ तक है बोलो, प्लास्टिक रीजन डी पॉइंट तक। मतलब इस पॉइंट तक ऐसा सीन है कि इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर मैंने हटाने की भी कोशिश करी स्ट्रेस को तो हमारा स्ट्रेन वापस नहीं हुआ। तो ये दिखाता है प्लास्टिक पॉइंट, क्योंकि भैया यहाँ पर बीच में सारे में प्लास्टिक पॉइंट है, सी वाले का कोई खास महत्व है नहीं। तो डी वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये होता है लास्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट, कि भैया अगर इसके बाद, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, दोनों नाम इनके दिए हुए हैं, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ और बोलो क्या बोलते हैं इसको, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कि ये लास्ट इसकी स्ट्रेंथ होती है जहां तक ये टिका रह सकता है। अगर इस पॉइंट तक स्ट्रेस पहुंच गया है किसी बॉडी का तो समझ जाइए, अच्छा हर बॉडी का टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा सर। कोई तो जल्दी टूट जाती होगी, कोई देर में टूटती होगी, सबका टेंसाइल स्ट्रेस अलग होता होगा। तो ये वाली जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसके बाद तो बॉडी क्या करती है, सीधा फ्रैक्चर होती है। क्या होती है बोलो? और फ्रैक्चर होते हो तो क्या करती है, हल्का सा अपने अंदर स्ट्रेन बढ़ाती है, हल्की सी खिंचती है, लास्ट में वो टूट जाती है। उसके बाद आप स्ट्रेस कम भी करेंगे तो भी बॉडी बचेगी नहीं, बॉडी टूट ही जानी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ग्राफ पे सारे पॉइंट्स? अब मैं आप लोगों को एक छोटा सवाल पूछता हूँ, आप बताइएगा, ये क्लियर है सबको? एक बार बुकलेट से पढ़ो, पहले पढ़ लेते हैं बुकलेट से, जल्दी पढ़ो। एक मुझे दिखा दो, पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूरा पढ़ लो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूरा पढ़ लो। किसी बच्चे के पास एंग्जायटी है, जल्दी पढ़ लो भाई। बच्चों आया समझ में? चलिए थोड़ा और इसको एलैबोरेट करके समझते हैं, जो मटेरियल जो भी सब आपको समझाएगा क्लास प्लीज यार, इसको समझते हैं। क्या हुआ? ये एनसीईआरटी में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मैं डायरेक्टली वहां से लाता हूँ जहाँ से आपको इसको पढ़ना शुरू करना चाहिए, ठीक है?
सो कह रहे थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा बोलो, अलग होगा, क्योंकि आपको पता है कि सब पे स्ट्रेस लगाने पे एक जैसा स्ट्रेन पैदा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में स्ट्रेन कैसा पैदा होगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि सबका जो कर्व आता होगा वो थोड़ा सा अलग अलग आता होगा, लेकिन शेप कुछ ऐसा ही जाता होगा, ठीक है। मतलब आपको समझना जो शेप ऐसा जाता है उसमें आपको बताऊँ चाहिए कहाँ पर इलास्टिक लिमिट है, कहाँ पर उसका फ्रैक्चर पॉइंट है, कहाँ पर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, समझ में आ रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पढ़ते हैं वन बाय वन करके। कहता है these curve help us to understand how a given material deforms with the increasing load। बातें मत करना, इसको समझ लेना, पक्का आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। कह रहे कि ये कर्व्स हमें मदद करते हैं ये समझने में कि वो मटेरियल किस तरीके से डिफॉर्म होगा जब उसके ऊपर लोड को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये मदद करता है हमारे को समझाने में कि जब लोड बढ़ेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, इसके चेंजेस कैसे आएंगे। तो कहता है फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इन द रीजन फ्रॉम O to A, O to A समझ रहे हो, शुरू वाला, द कर्व इज लीनियर। कर्व कैसा बोलो, अरे यार ये रहा O to A बोलो, कैसा है बोलो, लीनियर है। और अगर ये लीनियर है तो कहता है इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ऑपरेट। इसका मतलब इस रीजन में कौन सा लॉ ऑपरेट हो रहा है बोलो, हुक्स लॉ ऑपरेट हो रहा है। हुक्स लॉ ये था बच्चों, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं बच्चों, द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से रीगेन कर लेगी अगर मैं अप्लाइड फोर्स को हटा दूंगा तो, ठीक है। इन दिस रीजन द सॉलिड बिहेव एज एन इलास्टिक बॉडी। इस रीजन में बॉडी बोलो कैसे रहती है, इलास्टिक लिमिट में रहती है, इलास्टिक बॉडी कही जा सकती है। फिर कहता है इन द रीजन फ्रॉम A to B, गाइस ध्यान दीजिएगा, A to B यील्ड पॉइंट इसको बोल रहे हैं। कहता है स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, बस प्रोपोर्शनल नहीं रहे, प्रोपोर्शनल नहीं रहे, तो मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में बदलाव जो अलग तरीके के आ रहे हैं। नेवरदलेस द बॉडी स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। लेकिन बॉडी के ऊपर से अगर लोड हटा दिया जाए तो वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। ये बातें बताई गई आप लोगों को। उसके बाद क्या बोलता है, द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज अ यील्ड पॉइंट, आल्सो नोन एज द इलास्टिक लिमिट। इस बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं बोलो, इलास्टिक लिमिट। समझ नहीं आ रहा बच्चे, नहीं आ रहा। अच्छा एक बात मैं और जल्दी आपको बता देता हूँ कि बी पॉइंट के बाद जो डी वाला रीजन था इसमें आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी थी क्लास ध्यान देना कि आप स्ट्रेस तो कम बढ़ा रहे हैं बट स्ट्रेन बहुत बढ़ रहा है, देख रहे हो। और यार ये एक्सेस स्ट्रेन है वो एक्सेस स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस आपने इतना सा बढ़ाया, स्ट्रेन बहुत बढ़ा। तो कहते हैं इलास्टिक लिमिट के बाद बॉडी पे कम स्ट्रेस से बढ़ाओगे तो स्ट्रेन खिंचती ज्यादा है, उसके बाद मतलब कम फोर्स में भी खिंचती ज्यादा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखना। आगे क्या बोलता है, एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। ये वाला यील्ड पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है, स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस बोल देते हैं उस वक्त का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलता है, इफ द लोड इज इंक्रीज फर्दर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर लोड को उसके बाद बढ़ा दिया गया, इस इलास्टिक लिमिट के बाद अगर लोड बढ़ा दिया गया, द स्ट्रेस डेवलप एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ, और जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, एंड द स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। इसके बाद स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ता है, बल्कि स्ट्रेस में भले ही कम चेंज है लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए ग्राफ थोड़ा लंबा गया है। ऐसे कहते हैं पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन बी एंड डी, गाइस बी एंड डी, मेरा बी और डी, जो बी और डी के बीच का पोर्शन है शोज दिस व्हेन द लोड इज रिमूव्ड से एट द सम पॉइंट सी। कहते हैं कि बीच में किसी पॉइंट सी पर हमने लोड को हटाया भी, जो कि सी पॉइंट डी और बी और डी के बीच में है। सो कहते हैं द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, बॉडी ने अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन नहीं किया। आगे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर, और क्या बोलता है, इन दिस केस इवन व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो द स्ट्रेन इज नॉट जीरो। इंपॉर्टेंट लाइन, वो आपसे बोलेगा कि क्या ऐसा संभव है किसी बॉडी पर स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो और उसमें स्ट्रेन जीरो ना हो, तो आप बोल सकते हैं बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इट इज पॉसिबल, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इट इज, बट अंडर द इलास्टिक लिमिट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रेस अगर जीरो कर देंगे तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप स्ट्रेस हटा भी देते हैं तो भी उसमें स्ट्रेन बना रहता है, वो खिंचा का खिंचा रह जाता है। अरे नहीं आया, पक्का बताओ, ठीक। तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, ए क्लास प्लीज, द मटेरियल इज सेट टू हैव अ परमानेंट सेट। अब मटेरियल परमानेंटली सेट हो चुका है, द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, की मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा चुका है। द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज नोन एज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो डी पॉइंट है वो क्या बोलो, अल्टीमेट। इस सी पॉइंट का टेंशन लेना नहीं है बच्चों, सी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि बी और डी के बीच में कोई सी पॉइंट था जहां पर हमने स्ट्रेस को हटा के देखा तो वापस से स्ट्रेन वापस नहीं हुआ, बस उसके लिए बच्चों। अदरवाइज पॉइंट इंपॉर्टेंट है बी और डी, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों क्या बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस अप्लाइड फोर्स। इसके बाद तो भैया हम एडिशनल स्ट्रेन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद डी के बाद बोल रहा है, उसके अंदर एडिशनल स्ट्रेन पैदा होता है चाहे आप फोर्स को कम करते रहें, एंड अ फ्रैक्चर अकर्स एट द पॉइंट। मतलब कि उसके बाद कहता है डी पॉइंट के बाद तो अगर आपने स्ट्रेस कम भी करा ना तो भी थोड़ा सा एडिशनल स्ट्रेन पैदा हो और बॉडी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी लास्ट पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। If the ultimate strength and the fracture point D and E are close, the material, अब ये नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये तो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, छोड़ दो उसको भी। तो अभी बाद में बात करेंगे डी और ई वाले की, अगर क्लोज हो तो क्या होता है, फार हो तो क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये वाली बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक की, क्लियर है ना। अब अगली चीज क्वेश्चन समझो। एक तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि मुझे एक ग्राफ बना के दे देगा और बोलेगा ऐसे पॉइंट बना देगा ए बी डी और ई, पता क्या बोलेगा, इन ए बी डी ई पॉइंट के नाम बताओ। ए का प्रोपोर्शनल लिमिट, बी का इलास्टिक लिमिट,
समझ में आ रही बात? बी का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ई का फ्रैक्चर। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ ध्यान से। अगर किसी ग्राफ का आप बताना कि विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। डक्टाइल ज्यादा कौन है? डक्टाइल का मतलब क्या होता है वैसे? है ना, तो मैंने दो मटेरियल्स का बनाया। डक्टिलिटी मतलब होता है जो इजीली वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लंबे लंबे वायर्स में। सो आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल आपको ज्यादा डक्टाइल लग रहा है। एक ग्राफ बनाया है ऐसा स्ट्रेस, एक बनाया है ऐसे करके मटेरियल ए का। तो मटेरियल ए का जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, ठीक, कुछ ऐसा। और मटेरियल बी का जो ग्राफ है विद रीजन मुझे बताना भाई। बताना विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। ए क्यों? तो बहुत ज्यादा देर तक स्ट्रेस लगाते रहे, बट खिंचता चला गया ना, बहुत देर तक स्ट्रेन पैदा हुआ, बहुत देर में जाके फ्रैक्चर हुआ। इसका क्या है सर? इसका भी सीन ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि ग्राफ जब ऐसा बना तो आप जानते हैं कि डी वाला अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है, ई वाले में फ्रैक्चर होना ही है। उसका फ्रैक्चर तो बहुत जल्दी हो गया, थोड़े से खिंचाव के बाद हो गया। देखो उसका खिंचाव थोड़ा सा, बोलो क्या हुआ? ज्यादा हुआ, तब भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। समझो मेरी बात को। तो जो ज्यादा लंबे समय तक टिक पा रहा है, ज्यादा लंबे समय तक खिंच पा रहा है, वही तो बोलो क्या होगा? ज्यादा डक्टाइल। और जो कम खिंच के ही जल्दी टूट गया, बोलो क्या होगा? कम डक्टाइल होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच वन इज मोर डक्टाइल, तो बोलेंगे बच्चों कौन सा? मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल। मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल। अच्छा, अगर कोई पूछे ब्रिटल कौन है इनमें ज्यादा? ब्रिटल होता है जो बिखर जाए, टुकड़ों में बिखर जाए जल्दी ना, तो जल्दी टूटेगा बच्चों मटेरियल वाला बी। सो बोलेंगे मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल। अच्छा, वो कहना क्या चाह रहा था कि किसी कर्व का अगर डी और ई बहुत नजदीक है, इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ होते के साथ ही वो जल्दी टूट जाता है, तो वो ब्रिटल ज्यादा होता है। वो ये कहना चाह रहा था उस पॉइंट के अंदर। ये समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नहीं आया पक्का? सो ये देखो, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है if the ultimate strength and the fracture point D and E are close, the material is said to be brittle. If they are far apart, the material is said to be ductile. अगर D और E थोड़ा दूर है ना, तो उसका मतलब वो और खिंचता है लास्ट तक, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज में ज्यादा है। और D और E बहुत नजदीक है, इसका मतलब जैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्रॉस होती है टूट जाता है। क्या होता है बड़ा? टूट जाता है। तो एक टूटता दोनों ही टूटेंगे, लेकिन एक थोड़ा खिंच के टूटेगा और एक थोड़ा सा जल्दी टूटेगा। तो जो जल्दी टूट रहा है वो क्या है? वो ब्रिटल है। और जो दूर में खिंच के टूट रहा है वो क्या है? वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज में ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन करिए पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो आप बता पाएंगे। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है। सो भाई ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे बताओ। सही बात है। अच्छा, एक बात है ना, यंग्स मॉड्यूलस जो होता है, यंग्स मॉड्यूलस, वो आपको पता है कि क्या होता है? किस अच्छा, किसी मटेरियल का अगर यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा, इसका मतलब क्या है? कि उसमें बहुत स्ट्रेस लगेगा तो धीरे धीरे स्ट्रेन पैदा होगा, और बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, जल्दी टूटेगा नहीं। मेरी बात को, शब्दों को अच्छे से सुनना। अरे याद करो, किसी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? कि बहुत बड़े स्ट्रेस पर भी कम स्ट्रेन पैदा करेगा। और इसी वजह से, क्योंकि वो कम स्ट्रेन पैदा करता है, तो टूटने तक वो बहुत ज्यादा अपने पर लोड हैंग कर लेगा। याद करो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि दो मटेरियल मेरे पास है, एक मटेरियल पे भी 100 kg टांगा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, एक पे 100 kg टांगा, दूसरे पर भी 100 kg टांगा, लेकिन एक 100 kg से सिर्फ कितना खिंचा? बोलो, ये खिंचा 0.1 मीटर, और ये कितना खिंचा? 0.5। अरे जल्दी बताओ, टूटेगा जल्दी कौन? ये जल्दी टूटेगा ना, क्योंकि 1 मीटर खींचने के बाद अगर टूट जाते तो ये जल्दी टूट जाएगा, और ये भैया और ज्यादा स्ट्रेस को ले पाएगा। तो जो लंबे समय तक टिकता है ना, उसका यंग्स मॉडुलस भी बोलो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब, भूलिए मत भाई, भूलिए मत, किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है? जल्दी बोलो, किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है? जिसके ऊपर हाईयर स्ट्रेस हो और स्ट्रेन कैसा पैदा हो रहा हो, कम, तो इसके ऊपर तो इसका तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। क्लास ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, उसको ढंग से सुनिएगा, बिकॉज पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आने वाला है। आपको ये दो मटेरियल दिए हुए, एक पे 100 kg लोड हैंग किया, 0.1 मीटर स्ट्रेस को खींचा, इस पे 100 kg हैंग किया, 0.5 मीटर खींच गया। आपको क्या उम्मीद है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा लोड को हैंग कर लेगा टूटने से पहले तक? ए वाला, बी वाला सर तो भैया टूटेगा, थोड़ी जल्दी टूटेगा,
क्योंकि 1 मीटर के बाद अगर टूटना होता है ना तो सर एक बार 100 kg और टांग तो टूट गया, लेकिन इस पे एक बार और 100 kg टांगोगे 0.2 मीटर, एक और 100 kg टांगोगे 0.3 मीटर, तो ये नहीं टूटेगा इतनी जल्दी। तो जो लंबे समय तक टिकता है, नहीं आ रहा समझ में, इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है सुन लीजिए, किसी को ज्यादा क्यों बोल रहे हैं सर यहाँ पर कि ज्यादा कैसे है? तो आइए जरा एक बार कैलकुलेशन से बताइए। क्लास दोनों पे स्ट्रेस सेम था, जिसका स्ट्रेन कम होगा उसका यंग्स मॉडुलस बोलो क्या होगा? तो इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है और यही लंबे समय तक टिकता है। तो जो लंबे समय तक टिका हुआ है समझ लेना कि उसका यंग्स मॉडुलस बोलो क्या है। तो मैं तुम लोगों को फिर एक क्वेश्चन में लेके जाता हूँ और सिंपल तरीके से इसको समझ लेंगे कि इसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा है। कौन से वाले का बताओ? पहले वाले का। तो मुझे जरा सब बच्चे बताओ, ये आपको आया दिख रहे हैं? चलो आंसर कर दो। कौन सा मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है? एक है, नहीं आ रही बात समझ में। और किस मटेरियल का जो मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बोलेंगे एक है, नहीं आ रही बात समझ में। सिंपल स्ट्रेटजी यूज करनी है भाई आप लोगों को। क्लियर होता है कि नहीं होता? अरे भाई नहीं आएगा समझ में। ओके अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन अगर करने को बोल दे यहाँ पर, चलो बताना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन बच्चा मुझे बता सकता है? अरे कह रहे हैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आप इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस बताओ। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस बताओ। अच्छा यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय में बोलो क्या? स्ट्रेन। सिंपल चीज आपको लगानी थी कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। क्लास यंग्स मॉडुलस क्या होता है? सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल। मुझे बताओ जरा इस ग्राफ के जरिए किसी भी पॉइंट को पकड़ लो जो इजीली आपको दिख रहा हो। सर जब स्ट्रेस 150 का था, क्लास 150 का स्ट्रेस था तो स्ट्रेन कितने का था? छुप गया तो ऊपर कैसे हो इसको? अरे जो गड़बड़ है। अब क्लास मैंने आपसे कुछ बोला है, ध्यान से देखो यार। बताओगे क्लास किसी भी बॉडी का यंग्स मॉडुलस क्या होता है? पढ़ा है ना? बोलो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? उस पे पैदा हुआ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब मुझे बताओ जरा स्ट्रेस कितना है इसके ऊपर? 150 इंटू 10 की पावर 6 भी है भाई। कुछ कहेंगे 10 की पावर 6 कहां से आ गया? अरे लिखा हुआ यार स्ट्रेस 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, तो स्ट्रेस हो गया 150, तो स्ट्रेन बोलो कितना हो गया? 0.002। तो नहीं आ रहा समझ में? पक्का बोलो कितना आएगा? ये पॉइंट हटेगा 3 जीरो और जाएंगे ऊपर, तो ये बनेगा, मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ 15 गुना में ऊपर हो गया 10 की पावर 6 और एक 10 की पावर 7 और 3 जीरो हो रहा है 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 2, बोलो कितना आ गया? 7.5 गुना में 10 की पावर 10। तो नहीं आ रहा समझ में? नहीं है। और अगर यूनिट पूछोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। कुछ कहेंगे सर कैसे? अरे भैया स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, पता नहीं तुमसे बात हुई नहीं शायद। स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता बोलो? ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। अरे यार चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, लेंथ से लेंथ की यूनिट कट जाएगी। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी भाई किसकी यूनिट होगी बोलो? यंग्स मॉडुलस की भी, क्योंकि स्ट्रेन की तो यूनिट ही नहीं है। तो स्ट्रेस की होती है फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यंग्स मॉडुलस की भी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इजीली क्वेश्चन हो गया। अब उसने एक और बात पूछी, बताइए इस ग्राफ से अप्रोक्सीमेटली क्लास अप्रोक्सीमेटली बता दो, बस अप्रोक्सीमेट पूछा उसने, यील्ड स्ट्रेंथ इसका कितना है? बोलो अप्रोक्सीमेटली यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 300 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अरे यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है भूल गया लगता है सर। वो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग तो इसी में जाना पड़ेगा। तो ये वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं बच्चों इसकी क्या? यील्ड स्ट्रेंथ। तो मुझे सब बच्चे बताओ इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? तो यील्ड स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी बच्चों 300 गुना में 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत है? नहीं है मेंशन है? मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी है, आसान चीज है। तो क्लास मुझे बस पहले तो ये बात बताओ तुम लोग, क्या तुम लोगों को ये कर्व समझ में आ गया? अगर एक कर्व एग्जाम में आएगा तो आप लोग इस कर्व को समझ जाओगे, पक्की बात है? अरे पूरा खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन समझ में आ गई ना इतनी चीजें, ठीक है? ओके, देयर इज वन मोर थिंग। पॉइजन रेशियो दिख रहा है आप लोगों को? हालांकि क्वेश्चन भी करवाना है लेकिन क्वेश्चन कराने का समय नहीं बचा है, तो मैं पहले आप लोगों को
आप लोग निकालो पॉइजन रेशियो। क्लास एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक पॉइजन रेशियो निकालो। अरे लास्ट एक टॉपिक है, अभी सुनो भाई। अरे क्लास एक क्लास अभी और लगाऊंगा, कुछ चीजें हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक इसमें नहीं है, बट उस सिलेबस में है, वो करवाना मेरे को, ठीक है। वो डेरिवेशन है छोटा सा, वो नेक्स्ट में कराऊंगा। पॉइजन रेशियो बस देखो बातें शुरू कर ली बस। सर हमने तो पढ़ लिया जितना पढ़ना था। क्वेश्चन पूछूं? इधर देखो पहले, देखिए पॉइजन रेशियो क्या बताती है, देखो सुनिएगा। एग्जाम में अगर आए पॉइजन रेशियो क्या है, यार अब एक बात बताओ, आप लोग एक बात बार बार कर रहे हो कि जब भी किसी वायर के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, हाँ भाई आशीष, किसी वायर के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा तो वायर की लेंथ बढ़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि जब वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसकी ब्रेथ घटेगी? किसी वायर को तुम लोग खींचते हो तो वो लंबी भले ही होती है, साथ साथ पतली नहीं होती। किसी रबड़ को खींचा है तो रबड़ को देखा होगा, जब आप रबड़ को खींच रहे होते हो तो उसकी लेंथ बढ़ रही होती है, लेकिन बीच से वो पतली होना स्टार्ट हो जाती है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो ब्रेथ क्या होगी? घटेगी। यार मटेरियल उतना ही है, अगर आप उसको लंबाई में लेके जाएंगे मटेरियल को तो वो चौड़ाई से बेसिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात। पार्टिकल तो उतनी है ना, पार्टिकल को आप ऐसे लेंथ में लेके जा रहे हो तो ब्रेथ में वो क्या हो जाएंगे? बेसिकली कम हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। तो पॉइजन रेशियो क्या बोलती है, जरा ध्यान से आप डायग्राम को देखने की कोशिश करें। ये कहता है कि मान लीजिए किसी वायर का किसी भी वायर के पास अगर लेंथ पहले L है और ब्रेथ बोलो क्या है? D है, और आफ्टर स्ट्रेचिंग हम ये कह सकते हैं, आफ्टर स्ट्रेचिंग हम ये कह सकते हैं कि वो अब ऐसा नहीं रहेगा जैसा आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेथ से बोलो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ। इस तरीके से ब्रेथ उसकी कम हो जाएगी। जब आप उसको ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे सो डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन द लेंथ एज L plus DL। L plus DL का मतलब बोलो क्या है? यार ओरिजिनल लेंथ L थी प्लस देयर इज सम चेंज इन द लेंथ, है ना? स्मॉल चेंज इन द लेंथ, स्मॉल चेंजेस के लिए D लगाते हैं, तो जो भी चेंज आया स्मॉल चेंज इन द लेंथ DL आया, ऐसा भाई रवीश। और अगर इसकी ब्रेथ B थी तो मुझे बताओ B plus DB लिखूं या B minus DB लिखूं? B minus DB। नहीं समझे मेरी बात को? अक्षत नहीं समझा? जब लेंथ बढ़ी तो ब्रेथ बोलो क्या हुई? घटी। तो बोलेंगे यहाँ पर ब्रेथ के साथ क्या सीन होगा? बोलो जरा बताओ। लेंथ ऐसे बढ़ी तो ब्रेथ हुई B माइनस में बोलो क्या? DB। समझ नहीं आ रहा? नहीं आया? कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत सिंपल चीज है। पीछे भाई क्लास बातें नहीं है। तो आपकी लेंथ बढ़ी, ब्रेथ आपकी घटी। लेंथ कितने से बढ़ी बोलो? DL से। और ब्रेथ कितने से घटी बोलो? DB से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब पॉइजन रेशियो क्या बताता है? एक बार सब बच्चे निकालो बुकलेट को, वहां से पढ़ो क्या बोलता है। इमेजिन अ पीस ऑफ रबड़, क्वेश्चन देखो पढ़िए यहाँ पर। इमेजिन अ पीस ऑफ रबड़ इन द यूजुअल शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। कहता है देन इमेजिन पुलिंग इट अलोंग द साइड्स, व्हाट हैपन नाउ? अगले पेज पे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जरा अगले पेज पे आ जाइए। कहता है इट विल कंप्रेस इन द मिडल, वो बीच से क्या हो जाएगी बोलो? ऐसे लगेगा कंप्रेस हो गई है, पतली हो गई है। If the original length and the breadth of the rubber are taken as a L and B respectively, then when pulled longitudinally, length के along जब pull करेंगे, it tend to get compressed laterally। जब length के along उसको हम क्या करेंगे बोलो? खींचेंगे, तो बीच में से वो क्या हो जाएगी बोलो? पतली हो जाएगी। In simple words, length has increased by an amount DL and the breadth has, गलत लिख दिया, increase नहीं आएगा बोलो क्या आएगा? decrease। चेंज कर लीजिए, breadth has decreased by an amount DB। क्या लिखेंगे बोलो? DB से वो घट जाएगा। अरे नहीं आया, नहीं आया भाई अक्षर। अब देखो जरा उसमें दो चीजें लिखी हैं। एक लिखा होगा इसने, लिख देता हूं। एक लिखा होगा इसने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और एक लिखा होगा इसने ट्रांसवर्सल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है हमारा, पहले ट्रांसवर्सल लिख देता हूं, रेशियो वैसे ही बनाते हैं। मुझे कौन बच्चा क्लास में बताएगा कि स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला शुरू से क्या पढ़ा है? चेंज अपॉन में क्या? ओरिजिनल। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्सल स्ट्रेन, ट्रांसवर्सल इसको बोलते हैं, तो चेंज कितने का बोलो? DB का। ओरिजिनल बोलो कितना? B। नहीं समझे? लॉन्गिट्यूडनल में बोलो चेंज कितने का? DL का। ओरिजिनल बोलो कितना? L। तो ध्यान रखिएगा, जब भी तुम किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर दो तरह के स्ट्रेन पैदा होते हैं। आपने बस अभी तक एक तरह का सुना था, लेकिन ये अलग से पॉइजन रेशियो में डिस्कस हुआ है। जब उसकी बात करेंगे तो सिर्फ एक ही स्ट्रेन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अभी जब मैं वायर को खींचता हूँ तो उसमें दो तरह के स्ट्रेन पैदा होते हैं। लेंथ में जो स्ट्रेन पैदा होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जो उसकी ब्रेथ में स्ट्रेन पैदा होता है उसको बोलो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल स्ट्रेन। क्लियर होता है कि नहीं होता? लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा, इधर माइनस लगाती है एनसीईआरटी। क्यों लगाती है? क्योंकि ब्रेथ डिक्रीज कर रही है और लेंथ बोलो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बस इसलिए लगाती है। और जो पॉइजन रेशियो होता है ना, पॉइजन रेशियो कुछ नहीं है, इन दोनों का फॉर्मूला है। पॉइजन रेशियो क्या होता है जरा बताओ? इन दोनों की रेशियो को बोलते हैं पॉइजन रेशियो। मतलब कि ट्रांसवर्सल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की रेशियो को बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो मुझे सब बच्चे बताओ पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया? बोलो, माइनस का dv बाय b अपॉन में, बस खत्म। बाय चांस कभी कुछ पूछता है ना तो बस पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला पूछता है। और मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन मान लो कि उसने पूछ लिया तो वो ऐसे बोल देगा लेंथ तो इतनी थी, इतनी लेंथ बढ़ गई, और ब्रेथ इतनी थी, इतनी ब्रेथ घट गई, बताओ पॉइजन रेशियो कितनी है? तो निकाल लेंगे ना, इतना ब्रेथ में चेंज आया ओरिजिनल ब्रेथ के मुकाबले, और इतना लेंथ में चेंज आया ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगी पॉइजन रेशियो। नहीं आया समझ में? दिस इज अबाउट द पॉइजन रेशियो। सो गाइस, ए बच्चों यार बातें क्यों करते हो? हाँ, तुम पता नहीं कौन से डिस्कशन बीच में करने लगे। मैंने बोला है जितना जल्दी सिलेबस सेकंड बुक का कवर होगा उतना ज़्यादा समय मिलेगा मुझे तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराने का, और जितना ज़्यादा समय मिलेगा मुझे न्यूमेरिकल्स कराने का उतना बढ़िया स्कोर तुम्हारा बंदा चला जाएगा। नहीं मिलेगा ना समय, तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली। पेपर में आएंगे न्यूमेरिकल आउटपुट टाइम तुमसे होंगे, इसलिए शोर बिल्कुल मत करा करो। 1 घंटे मैं आपसे भी ज़्यादा फालतू बात करता हूँ, सिर्फ पढ़ाता रहता हूँ। मुझे पता है सिलेबस आपका इतना बड़ा है ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है डिस्कस करने का, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी क्लास में। क्लास अब मुझे तुम एक बात बताओ, खत्म हो गया वैसे चैप्टर, खत्म नहीं हुआ चैप्टर में, कोई इतना छोटी मोटी चीजें रह गई, मोटे मोटे तौर पे चैप्टर खत्म हो गया। शुरुआत से मुझे बताना क्या क्या आपने पढ़ा, बोलो। स्ट्रेन, स्ट्रेन की कितनी टाइप है? फिर तुम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रेस की भी कितनी टाइप है? फिर इन दोनों की रेशियो को बना के बोलो क्या पढ़ा? ये भी कितने हैं? ये भी है 3। और फिर तुमने क्या पढ़ा? ये आ गया समझ में? पक्का? और फिर क्या पढ़ा? टॉपिक्स देख लीजिए आप लोग। क्लास प्लीज यार, एक टॉपिक ये रहा, एक टॉपिक ये रहा, एक टॉपिक ये रहा। आज हमने ये 2 टॉपिक करे, मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। कोई खास मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, क्लियर है सबको? चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, 5 मिनट है, थोड़ा सा फील हो जाए। क्लास नंबर से बताओ, 9 एक क्लास में एक चीज हो गया। हाँ भाई बंद कर लो, ये तो सब पढ़ने लग गए हो, इधर बंद कर लो, बंद कर लो पढ़ाया। समर, तुम मुझे बताओगे बस भाई, समर तुम मुझे बताओगे इन सभी पॉइंट्स में से टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट कौन सा है? डी पॉइंट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, मुझे देवदत्त बताएगा, देवदत्त किस रीजन के अंदर, कौन से रीजन तक हमारी जो बॉडी रहती है वो इलास्टिक रहती है? ये पॉइंट ओ है, किस रीजन में? रीजन बताना है कि इतने से इतने तक सर, ओ से डी तक, ओ से ई तक, ओ टू बी तक बॉडी बोलो क्या रहती है? इलास्टिक रहती है। फिर मुझे बताएगा जतिन, जतिन किस रीजन तक हुक्स लॉ ओबे होता है? हुक्स लॉ ओबे होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं बिल्कुल, ये जो मैं पूछ रहा हूँ यही क्वेश्चन है। ओ टू ए हुक्स लॉ ओबे होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ स्वास्थ्य कि अगर डी और ई रीजन बहुत क्लोज है तो ये मटेरियल की किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है? उसी को बताने दो। अगर डी और ई बहुत नजदीक है तो वो किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है कि मटेरियल किस प्रकार का है? बहुत जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाना, बिखर जाना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल। अगर डी और ई के बीच में रीजन लंबा है, शिवम, डी और ई बहुत दूर है, तो ये किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है? धीरे टूटेगा, तो ये किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है बॉडी की? डक्टिलिटी। ठीक है, आना चाहिए यार। चलो ये बताओ मुझे, रौनक बताएगा। रौनक, इसमें प्लास्टिक रीजन कौन सा है जिसमें बॉडी प्लास्टिक बनी रहती है?
बी से सी में प्लास्टिक, तो सी से डी में क्या होता है? बी से डी आएगा, बी से डी में प्लास्टिक रहती है, ठीक है। अच्छा सी पॉइंट क्या है काजलिए? सी पॉइंट सर कोई भी रैंडम पॉइंट है बीच में बी और डी के बीच में जहां पर बॉडी परमानेंटली सेट हो चुकी है, बस कुछ नहीं है सर। क्लियर होता है? नहीं है बस मुझे। अच्छा एक बात बस मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ से 30% से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाने के बाद ऑलमोस्ट फ्रैक्चर्ड हो जाएगी। ये जनरल, ये ज़्यादातर बॉडीज पे लागू रहेगा। कितना बोलो मैंने, क्या वैल्यू बोली मैंने? 30%। मतलब अगर वो 10 मीटर की है तो 3 मीटर स्ट्रेच होने के बाद वो टूट जाएगी। जनरली हर बॉडी के क्लास, हर बॉडी का फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है जब भी वो अपनी जो उसमें स्ट्रेन है वो 30% से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये जनरल वैल्यू आपको बस वैसे ही नॉलेज पर्पस के लिए याद रखनी है, ऐसे और कोई रीज़न नहीं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पक्का बताओ। तो पीछे भाई आप, क्योंकि तुम्हारे पेपर अभी केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा 2 दिन में बच्चों का, सो मैं आप लोगों से टेस्ट भी लूँगा, ध्यान रखना जैसे पेपर खत्म हो गए तुम लोगों के इस चैप्टर का टेस्ट होगा। बहुत दिनों से पीटीएम नहीं हुई है, पीटीएम भी होगी। इधर देख, एक क्लास 2 बच्चों, ये पांचों चीजें पढ़ लो, अगर समझ में आ गई सब बच्चों को।